हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ऋग्वैदिक काल का सामाजिक स्थिति करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला चीज इसका ये है कि इसमें आपको वर्ण व्यवस्था का स्थापना को समझने का मौका मिलेगा। वर्ण व्यवस्था हमारे समाज पे एक रीढ़ रहा है भी, था और है भी काफी हद तक। अब बहुत हद तक टूट गया है, टूट रहा है, टूटने की प्रक्रिया में है। लेकिन अगर भारतीय समाज को समझना है तो आपको वर्ण व्यवस्था को जरूर समझना पड़ेगा। और ये जो वर्ण व्यवस्था है आपका ऋग्वैदिक काल में ही शुरू हुआ था। ऋग्वेद में एक ऋचा है आपका, मतलब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद आपका 10 मंडल में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे देखते हैं ऋग्वेद इसमें 10 मंडल है। ठीक है, इसमें से जो 10वां मंडल है, ठीक है, या फिर 10th मंडल है, इसमें आपका वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। ठीक है, और उसमें कैसे क्या बताया गया है वो थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआती दौर में आर्य जो भारत में आए थे, ठीक है, जैसे देखिए आर्य इधर से आए, ये 1500 से 1000 BC के का खेला है। ठीक, इस समय आर्य भारत में आते हैं। ठीक है, आते हैं, यहाँ जो लड़ाइयाँ होना है लोकल लोगों से, वो लड़ाइयाँ होता है, ये लोग जीत जाता है। और जब जीत जाता है तो फिर जब यहाँ लोग सेटल हो जाता है, रहने लगता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक समाज का निर्माण होगा। ठीक है, और उस समय होता है कि शुरुआती दौर में ये लोग जो बाहर से आए थे, ये लोग गोरे रंग के थे। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो काले रंग के थे। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जो वर्ण व्यवस्था शुरू होता है वो रंग के आधार पे होता है। ठीक है, अभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो 4 वर्ण है वो अभी नहीं है। शुरुआती दौर में क्या आया, तो रंग के आधार पे वर्ण व्यवस्था, वर्ण क्या होता है, रंग होता है, तो रंग के आधार पे आपका वर्ण व्यवस्था शुरू होता है। ठीक है, और वे काले लोग और गोरे लोग में भेद होता है। अब गोरे लोग क्योंकि शासक बन गए थे तो चाहे कुछ ना कुछ तो भेद था। ठीक है, और वहां पे 2 ग्रुप बढ़ता है, एक था आपका आर्य, दूसरा था आपका दास। ठीक है, जो हार गए वो गरीब दास थे, काले थे, आर्यन लोग गोरे थे। ठीक है, तो यहाँ ये 2 भाग क्यों बना। ठीक है, और इसमें लोकल लोगों में बेसिकली 2 तरह के आदमी थे, तो दास थे और एक दस्यु भी है। ठीक है, दास और दस्यु भी था। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, कोई राजनीतिक हालत में था, वो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दास दस्यु का, और उसके बाद फिर आगे चल जाता हूँ। ठीक है, तो वहां से जो आए तो उसमें कि वन में तो दास और दस्यु है, लेकिन जब पॉलिटिकल कंडीशन में जाते हैं तो दास लोग भी कुछ हद तक कहते हैं कि आर्यन के ही हिस्सा थे। ठीक है, दास, क्योंकि दस्यु लोग को माना जाता था कि वो लोग यहाँ का लोकल लोग थे। ठीक है, और दस्यु का करीब का 5 लक्षण बताया गया है। ठीक है, पहला है कि ये क्या कहते हैं, इसका चिपटा नाक होता था, चिपटा नाक होता था। और दूसरा है कि ये वैदिक देवों को नहीं मानते थे। देवों को नहीं मानते थे, यज्ञ भी नहीं मानते थे, वैदिक कर्म भी नहीं करते थे। ठीक है, और एक है कि ये लोग लिंग पूजा करते थे।
यही दस्यु लोगों का ये 5 लक्षण था ये, ठीक है। चिपटा हुआ नाक होता था, वैदिक देवों को नहीं मानते थे, यज्ञ भी नहीं मानते थे, वैदिक कर्म नहीं करते थे, लिंग पूजक थे ये लोग, ठीक है। ये 5 लक्षण थे इनके जो यहाँ के लोकल लोग थे, दस्यु और दास। कभी क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ के जो लोकल लोगों को उस समय क्या कहा जाता था, उन्हें दस्यु या दास दास कहा जाता था, ठीक है। दास प्रॉपर होते हुए भी मतलब उतना नहीं है, दास तो चूंकि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, दास के मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। ये शुरुआती दौर में दास, तो आर्यों का जो राजा था आपका, जो कुरुकुल का जो सुदास था, तो उसमें भी दास लगा हुआ है। उसी का ये पूर्वज था उधर दिवोदास, तो वहां पे भी दास पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए शुरुआती दौर में उस हिसाब से दास नहीं देखना है। बात के हिसाब में देखिए दास कौन है कि हरा हुआ लोग है, तो हरा हुआ लोग मतलब काला लोग है, तो गोरा और काला, ये 2 वर्ण में, तो 2 वर्ण चल रहा है सामाजिक स्थिति में, ठीक है। तो एक तरह का कुछ ना कुछ तो भेदभाव होगा ही, एक शासक है, एक जो शासित हो चुका है, तो जाहिर है कि एक डिफरेंस रहता है, सामाजिक रहन सहन का कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। और इसके बाद के काल इसके बाद के काल में आता है कि अब वर्ण व्यवस्था, जो कि हम लोग हर जगह मीडिया से, किताब में हर जगह मिलते रहता है, उसका जन्म होता है। कैसे होता है, तो उस पर 2 तरह का नजरिया है, ठीक है। तो दोनों नजरिए को देखते हैं कि दोनों नजरिया से किस नजर से इसे देखता है, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था है, इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक तो नास्तिक वाला नजरिया, ये मेरा अपना शब्द है वैसे, ठीक है। बेसिकली जनरल टर्म्स भी कर सकते हैं कि एक आम मेटेरियलिस्टिक, या जो क्या कहते हैं कि चलिए इंग्लिश में मेटेरियलिस्टिक ही है, तो मेटेरियलिस्टिक नजरिए से देख रहा है, और दूसरे के धार्मिक नजरिया से देख रहा है, ठीक है। ये कैसे आपका वर्ण व्यवस्था को उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। तो पहले धार्मिक नजरिए से देखते हैं कि धार्मिक नजरिया मानता है कि पहले एक परम पुरुष हुआ करता था, ठीक है, जिसको ब्रह्मा भी माना जाता है, ठीक है। तो परम पुरुष के मुंह से आपका ब्रह्मा पैदा हुआ है, तो आपका कंधा से आपका क्षत्रिय पैदा हुआ है, जांग से आपका वैश्य पैदा हुआ है, और आपका तलवार से आपका शूद्र पैदा हुआ है। मुंह से ब्राह्मण, कंधा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, और तलवार से शूद्र। परम पुरुष के 4 अंग से 4 वर्ण पैदा हुए हैं, ठीक है। और जहां जहां से जैसे वर्ण जन्म लिया है, तो उसी हिसाब से कर्म को भी बताया गया है। मुंह से अगर ब्राह्मण पैदा लिया है, तो उसका काम है कि या तो शिक्षा देना या फिर धार्मिक क्रियाकलापों को करवाना, ठीक है। कंधा से अगर क्षत्रिय जन्म लिया है, ठीक है, तो क्षत्रिय आपका तलवार मतलब क्या कहते हैं, हथियार चलाना या शासन करने का काम करेगा, या अपने प्रजा का रक्षा करेगा, ठीक है। तीसरा है जांग से, तो वैश्य। तो जांग देखिए, तो जांग के मतलब दम पे ही या उसे सहारे से ही आपका ये पूरा खड़ा है, मतलब आपका कंधा भी उसी पे और चेहरा भी उसी पे, तो मुंह भी उसी में है, ठीक है। तो ये आपको सबको संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। और सबसे नीचे तलवार या फीट, तो फीट से आपका शूद्र पैदा होता है, ये सबसे नीचे, और ये शूद्र ऊपर के 3 वर्णों का आपका सेवा करेगा। तो कर्म को इस तरह से वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। मुख से पैदा हुआ तो बोलने वाला काम सब करेगा, शिक्षा देना या फिर आपको पढ़ाई लिखाई कराना बोलने वाला काम है। शोल्डर से बेसिकली आपको लड़ाई झगड़ा ये फिर सियासत्ता को संभाल रहे हैं। थाई से मतलब सबको बेसिक जगह, थाई वाला जो सबसे मजबूत वाला हड्डी भी होता है, मजबूत आपको मसल भी मिलता है यहाँ पे, तो आप ऊपर वाली चीज को संभाल के रखे हुए हैं। तो वैश्य, क्योंकि वैश्य का काम क्या है, तो आपको खेती करना और आपका व्यापार करना, ठीक। ठीक है।
खेती और व्यापार इसका काम था। तो खेती करेगा तो खाना खाएगा, बिना खाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पेट भरेगा तभी तो कुछ होगा, लड़ाई करेगा, सत्ता चलेगा, जो भी चलेगा। तो वो संभालने का काम ये कर रहा है। और सामान का लेन देन या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो व्यापारी करेगा। तो व्यापार जो खेती और व्यापार आपका वैश्य लोग कर रहा है, और शूद्र लोग आपका ये तीनों वर्णों का सेवा करना है। खेती व्यापार में मदद करेगा, सत्तावी को छोटा मोटा काम होगा, ये लोग का घर का काम है वो करेगा। और ये जो ब्राह्मण है इसे घर में भी अगर कुछ बहुत काम होता है तो उस काम को कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया था। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में ये आपका कर्म प्रधान था, जन प्रधान नहीं था। कोई भी वर्ण वाला किसी भी काम को करेगा वो उस वर्ण में जा सकता है। जैसे अगर शूद्र भी अगर ब्राह्मण का काम करेगा तो वो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण भी अगर शूद्र का काम करेगा तो शूद्र बन सकता है, ब्राह्मण अगर खेती करेगा तो वैश्य बन जाएगा, तो फिर वैश्य अगर शिक्षा का काम करेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा, ब्राह्मण अगर शासन करेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल था। अभी के डेट में देखते हैं कि जैसे कास्ट के हिसाब में देखा जाए, वर्ण के हिसाब में, तो उसमें फिक्स रहता है। मतलब कुछ साल पहले का लीजिए, कुछ 100 साल पहले फिक्स था। अभी तो काफी वॉलेटिलिटी आ गया है। अभी तो शुद्ध भी है, चाहे वैश्य भी है, कोई भी है, आपको पढ़ा सकता है, टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, IAS IPS कुछ भी बन जाता है, शासक भी बन जाता है देश में। ठीक है, तो अभी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि नया संविधान आया है, तो संविधान में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिला, तो कोई भी किधर आना जाना कर सकता है। ठीक है, एक समय था कि ये उस समय भी फ्लेक्सिबल था। बीच का जो काल है उस काल में ये फिक्स हो गया था कि इन जनरल फिक्स था, मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंट कभी कुछ हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत मोबिलिटी रहता है। और हमारा वर्ण व्यवस्था और कास्टिज्म दोनों में थोड़ा बहुत मोबिलिटी रहा है कि तो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन कमोबेश जो ज्यादातर हालत ये था कि फिक्स था, आप इधर उधर नहीं हो सकते थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो नजरिया है वो नास्तिक नजरिया करिए या मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें है कि ये जो वर्ण व्यवस्था शुरू हुआ है वो खाद्य अधिशेष से शुरू हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक 5 आदमी का परिवार है। ठीक है, इसको साल भर में खाने के लिए चलिए मान लीजिए आपको 200 केजी अन्न चाहिए, सपोज दैट। ठीक है, अगर इसने 500 केजी अन्न उपजा लिया है तो इसके पास 300 केजी आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ठीक, और जब एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो इस चीज पे उस समाज में जो भी समझदार इंसान होगा वो उसका नजर उस पे जाएगा और वो सोचेगा कितना उससे खींच सके अपने पास। ऑब्वियसली होता है, आम समाज में भी देखते हैं कि अगर कोई पैसा वाला कहीं से पैसा आ जाता है तो कोई चमचा आ जाते हैं कि कैसे खींचेंगे, कोई झूठ उल्लू बनाने का कोशिश करता है या फिर कोई झूठ बोलता है, किसी तरह खींचने का कोशिश करता है। ठीक है, तो उस समय पे आया कि वो 2 तरीके से उस चीज को लेने का कोशिश हुआ। ठीक है, और ये स्थापना का सिर्फ एक ही कारण यही नहीं होता है, एक दूसरा नजरिया और भी होता है कि व्यवस्था को चलाना है। ठीक है, और अगर व्यवस्था को चलाना है तो वहां पे धर्म का नीति चाहिए होता है, अभी सत्ता का हनक चाहिए होता है, सत्ता का ताकत चाहिए होता है। ठीक है, तो एक नजरिया वो वाला भी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर खाद्य अधिशेष अगर बचा हुआ है तो इस पे अगर नजर पड़ेगा, इससे अपना अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, तो धर्म का जो सिद्धांत दिया, जो धर्म का काम कर रहा है या शिक्षा का काम करेगा, ठीक है, तो जाहिर है कि वो खेती नहीं कर सकता है, तो खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा, इससे इसको हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब ये सत्ता चलाएगा या दुश्मन से रक्षा करेगा तो जाहिर है कि ये भी खेती नहीं कर सकता है, तो नहीं करेगा तो इसको भी चाहिए, तो ये इस अधिशेष से मिलता है। ये है अधिशेष, एग्रीकल्चर सरप्लस, अधिशेष। ठीक है, ये अधिशेष, ये 200 केजी जिसमें परिवार का साल भर खाना चलेगा। ठीक है, ये जो 300 केजी एक्स्ट्रा उपज हो गया है उसमें से ये बटेगा, तो ये ब्राह्मण को दान दक्षिणा के रूप में गया, क्षत्रिय को आपको टैक्स के रूप में गया। ठीक है, अभी भी ये होता है कि इसके बाद दक्षिणा के रूप में जाता है, इसके बाद टैक्स के रूप में जाता है। ठीक है, तो ये जो बंटने वाला काम हुआ, तो बंटने वाला के नाम पे आपका वर्ण व्यवस्था शुरू होता है।
समाज में जो भी थोड़ा फिलोसॉफिकल या दार्शनिक रूप से ज्यादा तेज था, ज्यादा समझदार था, तो अपने आप को ब्राह्मण वाले वर्ग में स्थापित कर लेता है। जो लड़ाई झगड़ा में तेज था, अपने आप को क्षत्रिय में स्थापित कर लेता है। बाकी जो खेती और व्यापार में था, तो ये अपना खेती और व्यापार कर रहा था। और शुरुआती दौर में सिर्फ ये 3 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में सिर्फ 3 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र का आविर्भाव या उत्पत्ति बाद में होता है, सबसे लास्ट में नाम आता है इसका। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शूद्र का उत्पत्ति सबसे पहला बार कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद के आपका 10वां मंडल में हुआ था, 10th मंडला में। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका क्या कहते हैं, ये शूद्र का उत्पत्ति हुआ था। बेसिकली वर्ण व्यवस्था का चर्चा ही पहला बार आपका ऋग्वेद के में हुआ है। ठीक है, और बेसिकली ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है, नाम और सूक्त का वो है पुरुष सूक्त, वहां सबसे पहला बार चर्चा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन जनरल जो माना जाता है कि ये शूद्र का नाम सबसे पहला बार वहीं आया था। शूद्र का चर्चा इससे पहले और कहीं नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये खाद्य अधिशेष के हिसाब से है कि खाद्य के जो संपत्ति है या जो खाने वाला जो क्या कहते हैं अन्न है या जो धन उपार्जन हो रहा है, उससे अपने पास हिस्सा को कैसे खींचना है। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार से भी तो व्यापारी के पास पैसा आ रहा है, तो उससे भी अपना हिस्सा को लेना है। ये दक्षिणा के रूप में लेगा और ये आपका टैक्स के रूप में लेगा। ठीक है, तो इनके पास पहुंचेगा और ये लोग अपना काम चलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका नास्तिक वाला रूप, ये आपका धार्मिक नजरिया हो गया। ठीक है, अब इस समय में एक चीज और होता है कि इस समय में आपको छुआछूत वगैरह नहीं आया था। छुआछूत जैसा चीज यहाँ नहीं आया था, और छुआछूत आपको उत्तरवैदिक काल में भी नहीं मिलता है। छुआछूत आपको उसके बाद के काल में मिलता है। ठीक है, और इसके आगे आता है कि औरतों का इस समाज में क्या हालत था, तो देखते हैं इसको। तो ये महिलाओं की स्थिति है। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 नजरिए से बेसिकली देख सकते हैं। बचपन में उन लोग का कैसा बीत रहा था, जवानी के टाइम में जो बड़ा हो जाता है तो कैसा बीतता है, धर्म शिक्षा में उनका क्या जगह था, राजनीति वगैरह में उनका क्या जगह था। ठीक है, तो बचपन के हिसाब में इनका देखते हैं कि बचपन में इनका शादी नहीं होता था। ठीक है, मतलब बाल विवाह ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ठीक है, वहां पे 2 चॉइस मिलता था, या तो थोड़ा बड़ा हो जाइए और फिर आप शादी कर लीजिए। ठीक है, शादी करके अपने जीवन को बिता रहे हैं। ठीक है, ये पहला चॉइस था, क्योंकि जनरली शिक्षा का ये नहीं था, मतलब सबके पास तो शिक्षा का वो माहौल ही नहीं था। दूसरा है जो फॉर्चुनेट लोग, जो भाग्यशाली लोग थी, तो वो लोग को शिक्षा का अधिकार मिलता था कि ये लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज उनका ये था कि कि वो लोग कुंवारी भी रह सकती थी। कुंवारा रहने का उनको अधिकार था कि आप कुंवारे पूरी जिंदगी भर आप कुंवारा रह सकते हैं, या अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कुंवारी आप रह सकते हैं। जैसे साधु संन्यासी रहते थे, तो आपको धर्म के हिसाब से भी आपको जगह मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचपन में 2 नजरिया है, या तो आप शादी वाले लाइन में जाकर शादी कर लीजिए। ठीक है, और वहां पे भी कुछ चुनने का अधिकार था, कोई आपको थोप नहीं दे रहा था। और आपको दूसरा चीज ये है कि आपको बाल विवाह नहीं होता था उस समय। ठीक है, अब इस जवानी के हिसाब में देखिए, तो यहाँ पे उसका ये था कि वो लोग को यज्ञ वगैरह में आपको भाग लेने का अनुमति था वहां पे वो। ठीक है, जैसे कि यज्ञ वगैरह में, वो तो बेसिकली धर्म में भी आ जाएगा वो चीज। ठीक है, कि यज्ञ में ये लोग भाग ले सकते थे, और पुरुष भी बिना औरत के भाग नहीं ले सकता था यज्ञ वगैरह में। ठीक है, और जो हाथ में क्या करते हैं, जो कलेवा वगैरह बांधते हैं, तो वो बांधने का भी इनको अधिकार था। ठीक है, और अगर ये जवानी में अगर ये विधवा हो जाती है, इसका पति मर जाता है, तो पति मर जाता है तो विधवा पुनर्विवाह का भी नियम था।
मतलब विधवा उस समय शादी कर सकती थी। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा है कि अगर विधवा शादी नहीं करती है, ठीक है, और अगर उसका कोई पुत्र नहीं था या संतान नहीं था, ठीक है, तो संतान प्राप्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए वो अपने देवर वगैरह से कुछ दिन वो अपना संबंध स्थापित, मतलब एक मोट सारे टाइप कर लीजिए, कुछ हद तक वो करती है, एक सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए है वो। और दूध प्राप्ति के बाद वो फिर देवर अपना अलग परिवार चला रहा है, ये अपना अलग चलाएगी, क्योंकि संतान आ गया तो संतान इसका देखभाल कर देगा। ठीक है, और इस प्रथा को आपको नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आपका नियोग प्रथा पाया जाता था। ठीक है, और नियोग प्रथा हमें कुछ धर्म ग्रंथों में भी उसका एग्जाम्पल्स मिलता है। ठीक है, तो नियोग प्रथा उस समय था। ठीक है, और उस समय और कुछ प्रचलन में मिलता है, जैसे कि आपका बहुपत्नी विवाह, तो बहुपत्नी तो था ही कि एक पुरुष आपका ज्यादा से आपको शादी करता था। ठीक है, और एक चीज और था कि पॉलीएंड्री भी था। पॉलीएंड्री में है कि एक औरत का एक से ज्यादा पति होता था, जैसे द्रौपदी वाले के महाभारत में हम देखते ही हैं कि तो वो था। और अभी हाल के दिनों 1-2 साल पहले भी मैंने पढ़ा था कि हिमालय के इलाका में कुछ आदिवासी लोग का ये है कि वो लोग अभी भी वो चीज पालन कर रहे हैं, वो पांडवों के हिसाब से चला रहे हैं कि चलो एक पत्नी के ज्यादा पति हैं। ठीक है, तो एक वही कॉन्सेप्ट था कि एक औरत के ज्यादा पति वाला भी कॉन्सेप्ट था, एक पति का ज्यादा पत्नी का भी, जो वो भी कौन करेगा, जो रईस है वही कर सकता है। और ये उत्तरवैदिक काल में ज्यादा मिल जाएगा, ऋग्वैदिक काल में रेयर था। ठीक है, तो ज्यादा पत्नी वाला उत्तरवैदिक काल में बढ़ जाता है, क्योंकि खेती आ गया था। जब खेती आ गया था तो जाहिर का विशेष मिलने लगा था, ज्यादा संपत्ति है तो ज्यादा औरतों को खिला पिला सकते हैं, तो ज्यादा औरतों से शादी करने लगे थे। जैसे राजा जनक का ही देखिए तो आपका 4 बीवी था। ठीक है, हरिश्चंद्र का देख लीजिए तो आपका 100 बीवी था उनके पास। ठीक है, तो इतना सब कर रहे थे ये लोग। तो एक समय हो जाता है। और शिक्षा में है तो शिक्षा प्राप्त करने का इनको अधिकार था, शिक्षा प्राप्त महिलाएं कर सकती थी। कुछ कुछ महिलाओं का इनाम भी मिलता है, जैसे कि आपका लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला है, और भी 1-2 है। तो ये सब नाम मिलता है। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल में किस महिला ने शिक्षा प्राप्त किया था, तो बेली लोपामुद्रा खासकर किस मामले में फेमस है, तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, तो ये लोग शिक्षित औरतें भी थी, और इन लोगों ने आपका वैदिक ऋचाओं का रचना भी किया था। वैदिक का जो मंत्र था उसका भी रचना किया था आपका इन लोगों ने, इन महिलाओं ने। तो सोचिए महिलाओं को समाज में क्या स्थान था। महिला के बिना आपका यज्ञ नहीं हो सकता था, महिला चाहिए थी तभी यज्ञ होता था। ठीक है, और फिर कुंवारी भी रह सकती थी। ठीक है, और फिर वो लोग ऋषि वगैरह मैंने क्या कहते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें ऋषि वादिनी वगैरह कहा जाता था। ठीक है, ऋषि मतलब क्या, पढ़ा लिखा आदमी है तो मेन आदमी मर्द है तो ऋषि है, तो इन्हें ऋषि वादिनी, या तो ये महिलाएं थी तो ऋषि वादिनी कहा जाता था इन्हें। अब राजनीति में है तो राजनीति में उस समय आपका सभा समिति में इन्हें बैठने का अधिकार था। सभा समिति वगैरह संस्थाएं थी उस काल में, और उस काल में महिलाओं को यह अधिकार था कि वह सभा समिति में जाकर बैठ सकती हैं, और जब बैठती थी तो जाहिर है कि वो चुनने में, राजा को चुनने में भी मदद करती होंगी, और अगर सभा में जाती है तो जाहिर वो डिसीजन देने में भी मदद करती होंगी। ठीक है, तो एक समय था ऋग्वैदिक काल में कोई इतना अधिकार था इन्हें, और तो जाहिर किससे समझ सकते हैं कि अगर पति चुनने का अधिकार है, बाल विवाह नहीं हो रहा है, आपका राजनीतिक संस्थाओं में आपको अधिकार मिला हुआ है, धर्म में आपको अधिकार मिला, धर्म में आप योगदान दे पा रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह वगैरह कर पा रहे हैं, वर आपको चुनने का अधिकार मिला हुआ है, तो सोच सकते हैं कितना अच्छा हालत था ऋग्वैदिक काल में औरतों का। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि बढ़ेगा समाज में, तो वैसे वैसे पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ेगा, पर महिलाओं की हालत में पतन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा दिखेगा, उसके बाद में महाजनपद या शूद्र काल आएगा, उसके बाद के काल में धीरे धीरे औरतों की स्थिति में हम पतन देखते जाएंगे।
ठीक है, तो देखेंगे समय के साथ जैसे जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उस हालत को भी देखेंगे, लेकिन इतना है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का हालत काफी अच्छा था। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट भाग में चलते हैं। उसके बाद आते हैं कि आप करीब 4 चीज बच गया। एक तो है कि वो खाते पाते क्या थे, खाते पीते क्या थे, दूसरा है वस्त्र कैसे पहनते थे, नशा वाला कैसे था, और मनोरंजन का क्या क्या करते थे। ठीक है, तो खान पान में है कि दूध और उसके उत्पाद का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि गाय इनका पवित्र पशु था। गाय बैल बहुत ज्यादा पालते थे। जब पालते थे तो जाहिर है कि दूध तो पीते ही होंगे, बहुत ज्यादा चीज में यूज करेंगे, तो दूध और उसके उत्पाद का बहुत ज्यादा यूज था इनका। फिर आपका फल का उपयोग खाते थे, सब्जी खाते थे, और मांस वगैरह भी खाते थे। मांस में आपका बैल का मांस खाते थे, गाय का नहीं खाते थे, याद रखिएगा। गाय को अघन्या कहा जाता था। क्वेश्चन आता है अघन्या किसे कहा जाता है, तो गाय को कहा जाता है। कुछ कुछ जगह मिलता है कि बैल को खाते थे। उसके अलावा है कि आपका बकरी खाते थे, कि क्या कहते हैं आपको भेड़, तो भेड़ खाते थे, बकरी खाते थे, मुर्गा वगैरह तो खाते ही थे। ठीक है, तो मीट खाते थे ये लोग। वस्त्र में ये लोग 3 वस्त्र पहनते थे। ठीक है, ये तो अंडरगारमेंट में था, चलिए उसको निवी कहा जाता था। निवी नीचे ऐसे ही मान सकते हैं, निवी नीचे तो याद रह जाएगा। बाकी वास है और अधिवास है। निवी माने अंडरगारमेंट हो गया, वास मतलब उसके ऊपर हो गया, अधिवास मतलब आपका ऊपर में हो गया। ठीक है, इसी और उसमें ब्लाउज वगैरह नहीं पहना जाता था। ब्लाउज वगैरह अगर बहुत बाद का चीज है ये, क्योंकि अंग्रेजों के काल में आगे इंडिया में करिए ब्लाउज वगैरह शुरू हुआ था। ठीक है, निवी, वास, अधिवास आपका उस काल का ड्रेस है। ठीक है, उसके बाद है नशा में, तो नशा में 2 तरह का था, एक सुरा और एक सोमरस था। सुरा तो आप इसको शराब टाइप में कह लीजिए, जैसे अभी भी सुनते हैं सुरा सुंदरी। ठीक है, तो उसमें सुरा मतलब आपका शराब या दारू है। ठीक है, सोमरस, तो सोमरस एक पेड़ के पत्ता से एक एनर्जेटिक ड्रिंक बनाया जाता था। ठीक है, मतलब एनर्जी मिलता था, और आपको क्या कहते हैं फर्टिलिटी में, मतलब इसके पौरुष शक्ति को भी ये बढ़ाता था सोमरस। ठीक है, और सोमरस का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के नाम के एक देवता भी बन गया है जिसे सोम कहते हैं। और सोम आपका ऋग्वेद के 9वां मंडल से संबंधित है। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। ठीक है, तो सोमरस और सूरा नशा करते थे ये लोग। और बाकी मनोरंजन, तो घुड़दौड़ में घोड़ा का दौड़ होता था, रथ का दौड़ होता था, पासा खेलते थे, डाइस खेलते थे, ये लोग शिकार करते थे, और बजाना ढोल वगैरह बजाते थे। एक झाल बजाते थे, झाल है, ढोल है, वो सब बजाते थे और नाचा करते थे ये लोग। तो ये सब इसका मनोरंजन हो गया, नशा हो गया, कपड़ा क्या पहनते थे, खान पान हो गया, महिलाओं का स्थिति हो गया, और जो पुरुषों में थे तो वर्ण व्यवस्था क्या था तो वो हमें पता चल गया। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था में इसी और है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपका महिलाओं को नहीं रखा जाता था, बच्चों को नहीं रखा जाता था, और सन्यासियों को नहीं रखा जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के कौन 3 लोग बाहर थे, बच्चे, महिलाएं और सन्यासी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आपका सामाजिक स्थिति कैसा था। थैंक यू।